हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे नए साथी जुड़ते जा रहे हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट सारे आंसर करना है। बिल्कुल आपको मैं समय नहीं दूंगा, ये बात मान के चलिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और साथ ही साथ एक बातें और भी है, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे क्या करते चलें, वे अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें वीडियो को, जरूर वीडियो को लगाया करें, जरूर वीडियो को लगाया करें, या शशि जीएस एकेडमी का कोई ना कोई लोगो जरूर लगा दिया करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का है, भारत का है, भूटान का, जापान का। जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जूडो है किस देश का राष्ट्रीय खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब भारत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1792 में, 1914 में, और एक तरीके से 1892 में, 1947 में। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। 1792 में विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत पहला एक दिवसीय मैच, यानी कि जो एक दिवसीय मतलब वनडे मैच, ठीक है, पहला एक दिवसीय मैच 1971 में कहाँ आयोजित किया गया था? 1971 में कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड्स में, दूसरा ऑप्शन है मेलबोर्न में, तीसरा ऑप्शन है ईडेन गार्डन में, और चौथा ऑप्शन है सेंट लुइस में। सेंट लुइस में। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का पहला वनडे मैच 1971 में कहाँ आयोजित किया गया था? मेलबोर्न में। मेलबोर्न में। इसका आंसर मुझे लगता है केवल एकाध छात्र दे सकते थे बस। चलिए हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ और कब खेला गया? कब और कहाँ खेला गया था? 1971 में बार्सिलोना में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में मॉस्को में, तीसरा ऑप्शन है 1977 में दिल्ली में, और चौथा ऑप्शन है 1980 में मेलबोर्न में। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में 1971 में बार्सिलोना में हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सबसे ज़्यादा यूपी का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो यह प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन है गोल्फ, और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनके जरूर इनके एक तरीके से इनका भी इन्हीं का शायद हुआ था, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। इसका हॉकी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद नहीं, वो कोई और की डेथ हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही समय में डेथ हुई है एक खिलाड़ी की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की पांडुलिपियों की संकलन की दृष्टि से सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत की पांडुलिपियों के संकलन की दृष्टि से सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में है, ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी जो कि पुणे में है, और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय वाराणसी में है, और चौथा ऑप्शन संस्कृत महल पुस्तकालय तंजौर में। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 बीघा जिसे पट्टे पर बांग्लादेश को स्थानांतरित कर दिया गया है, भारत के किस
राज्य का भूभाग है? किस राज्य का भूभाग है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जाति बिहार में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी जाति बिहार में नहीं पाई जाती है? नायर, टोडा, विद्या, उपर्युक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा नायर जनजाति या नायर जाति बिहार में नहीं पाई जाती है, बाकी जनजाति पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या बहुप्रजातीय है। भारत की जनसंख्या बहुप्रजातीय है। यहाँ की सबसे प्राचीन प्रजाति किसे माना जाता है? निग्रोइटो को, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को, मंगोलॉइड को, भूमध्य सागरीय को। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रोइटो को। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है। तो मुसलमानों का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व ईद उल फित्र है, जो रमज़ान के महीने के अंत में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान कौन से महीने में होता है? पहले महीना में, चौथा महीने में, और 9वां महीना और 11वां महीना। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां महीना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध का जन्म कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व को जापान में किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 अगस्त, 8 नवंबर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल को जापान में मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अजंता की गुफाओं की संख्या 30 है, और इन गुफाओं में मिलने वाली चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? पहला ऑप्शन है बुद्ध के जीवन का व्यक्ति व समष्टिगत पक्ष। दूसरा ऑप्शन है बुद्ध के उपदेश। तीसरा ऑप्शन है शिव के विविध रूप। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो बुद्ध के जीवन व समष्टिगत पक्ष है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? मद्रास रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, बॉम्बे सैम्पर्स रेजिमेंट और महार रेजिमेंट। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। बॉम्बे सैम्पर्स भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। देश में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्री संवत और शक संवत, कुल्लम संवत, ग्रेगोरियन संवत। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत को देश में राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ये बात को ध्यान रखिए। इस बात को, सियाचिन ग्लेशियर कब्जा करने के पाकिस्तानी प्रयास को व्यर्थ करने के लिए हमारी भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 में एक सैन्य अभियान चला रखा था। इस सैन्य अभियान का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन वज्र, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन पवन और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन पुंडरीक। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा हमारे सैनिकों ने। नेक्स्ट बात करते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिसकी जो भाषा है अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी छात्र कहीं जाएगा नहीं। सबसे पहले जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छी क्लास आपको मिल रही है। इसके बाद आप कहीं पर भी जाएंगे इतनी अच्छी आपको क्लास नहीं मिलेगी। बिल्कुल सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में हैं, सब कुछ बढ़िया से आपके एग्जाम में ज़रूर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश की राजधानी को सिटी ऑफ
सिटी ऑफ रैट्स यानी चूहों का शहर कहा जाता है? ये पहली जानकारी आपको मिल रही है। मुझे लगता है कुछ छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी। किस देश की राजधानी को सिटी ऑफ रैट्स यानी चूहों का शहर कहा जाता है? चिली, मलेशिया, स्वाजीलैंड और मैक्सिको। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिटी यानी चूहों का शहर, सिटी ऑफ रैट्स जो है मैक्सिको के शहर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है मधुबनी चित्रकारी बिहार, दूसरा ऑप्शन है पिट डबल चित्रकारी गुजरात, तीसरा ऑप्शन है फूल कारीकला हरियाणा और चौथा ऑप्शन है कमल कारीकला आंध्र प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो पिट वाल चित्रकारी गुजरात जो है ये सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थल क्रमशः व्हाइट हाउस है, एलिजी पैलेस है। अमेरिका का व्हाइट हाउस और फ्रांस के एलिजी पैलेस है। और ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्राज़ील, फिलीपींस, इटली, दक्षिण कोरिया। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं जहां पर बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्लू हाउस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए विश्व में जंगली गधा का एकमात्र कहाँ पाया जाता है स्थान? तो विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, लद्दाख, छोटा नागपुर, कच्छ के रण में। जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग भी करते चलिए क्वेश्चन को, नहीं तो फिर समझ लीजिए। वर्ष 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को निशस्त्र करने हेतु भारतीय शांति सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। 1987 में श्रीलंका में लिट्टे एक संगठन था को निशस्त्र करने वाले भारतीय शांति सेना द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सलाम। जल्दी से इसका आंसर करिए। ऑपरेशन पवन चलाया गया था। जो LTT नाम का एक संगठन था श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में था संगठन, जिसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन चलाकर। भारत में किस गवर्नर जनरल के डाक टिकट चालू किया है? भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट चालू किया है? पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इससे। ठीक है, यह प्रश्न हमेशा आता रहता है। अगर आप रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं तो पक्का ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो डाक टिकट चालू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, कन्याकुमारी, पुरी, कोहिमा। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। आप लोग सोच रहे होंगे सर जो सरल प्रश्न रहते हैं जल्दी से आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कर देता हूं ताकि आपको समय थोड़ा कम मिल पाए। सॉरी, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इसलिए कर देता हूं ताकि समय की बचत हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा गया है? भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? अलवर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। जैसलपुर। तो भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। सॉरी, उसके बाद मैंने आंसर को थोड़ा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता, लखनऊ और अहमदाबाद, दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से इसका आंसर करिए। आपके पास 6 मिनट है। केवल 20 मिनट की क्लास हमारी होगी, तो 6 मिनट, यू हैव ओनली 6 मिनट। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो अहमदाबाद संग्रहालय में है। नेक्स्ट बात करते हैं। विमान दुर्घटना के बाद विमान के एक अभिन्न अंग, रेलवे का एग्जाम है, रेलवे में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूँ। विमान दुर्घटना के बाद विमान अभिन्न भाग ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है। ब्लैक बॉक्स की सहायता से विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाता है। और ब्लैक बॉक्स का किस रंग का होता है? अभी हाल ही समय में हमारे देश में, ठीक है, विमान दुर्घटना हुई थी।
तो सफ़ेद, नीला, नारंगी, बैगनी, ये लॉकडाउन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। नारंगी ब्लैक बॉक्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन अब आ गए हैं। कंप्यूटर के 2 4 10 क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका जानते हैं आंसर कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कितनी प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो प्राथमिक यानी यूनिट को 5 यूनिट को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका भला आंसर कौन नहीं जानता? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोर मेमोरी, ए और 2। देखिए दोनों ए और बी कंट्रोल मेमोरी। जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रेलवे और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम देने जाएंगे, पक्का उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दिल्ली पुलिस में तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कंप्यूटर से 10 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? कोर मेमोरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी विद्युत भंग होने पर समाप्त हो जाती है? रैम, रोम और ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। रैम। रैम जैसे ही मतलब फ़ोन का कट होता है वो क्या हो जाती है, यानी कि लाइट जाने पर क्या होता है, फ़ोन बंद होता है तो रैम समाप्त हो जाती है। चलिए एक बाइट बराबर है 6 बिट्स के बराबर, 7 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर, 5 बिट्स के बराबर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 बाइट के बराबर 8 बिट्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में होता है 76 ट्रैक्स M26 सेक्टर, 77 ट्रैक्स M26 सेक्टर, 67 ट्रैक्स M25 सेक्टर और 76 ट्रैक्स और 52 सेक्टर। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। 77 ट्रैक्स M26 सेक्टर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती हैं रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पढ़ने चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है रोम मेमोरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पास्कल एक है, पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, इनमें से कोई दोनों सही हैं, ए और बी सही हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा पास्कल है। ठीक है, पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लास लेने के बाद क्या होता है, एनर्जी थोड़ा से लो हो जाती है। चलिए, और असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज है, अंकों व 0 1 पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, दोनों ए और तथा बी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो असेंबली भाषा है अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट में सारी क्लास हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सॉरी, कंप्यूटर भाषाएं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पद्धति है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पद्धति है? बाइनरी का। डेटा यानी आंकड़ा है, डेटम संग्रह, फाइलों का संग्रह, गणकों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसे आंसर करिए। तो डेटम संग्रह, आंकड़े का संग्रह, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग का सर्वाधिक कठिन है। प्रोग्रामिंग सर्वाधिक कठिन है। पहला ऑप्शन है मशीन में, असेंबली में। दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा में। तीसरा ऑप्शन है उपरयुक्त में से किसी का नहीं, उपरयुक्त में से किसी में नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग सर्वाधिक कठिन है, वो है मशीन में। मशीन में प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा कठिन होता है। कंप्यूटर निर्देश में होता है ऑपरेशन कोड एम एड्रेस, ऑपरेशन कोड एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कोड एम एड्रेस जो होता है कंप्यूटर निर्देश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बहुत से कार्य
जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, दोनों और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए आपको कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी मिल जा रही है, इसके बाद एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप ज़रूर इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग कहा जाता है। मशीन भाषा है, बाइनरी कोडिंग, डेसिमल कोडिंग, कैरेक्टर कोडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? ठीक है, बस लास्ट ही प्रश्न है। जब कंप्यूटर द्वारा त्वरित सूचना उपलब्ध होती है, जब कंप्यूटर द्वारा काफ़ी समयांतराल द्वारा सूचना उपलब्ध होती है, और तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं है। तो जब कंप्यूटर द्वारा त्वरित सूचना उपलब्ध होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्लास कैसे लगी आप सभी लोग फीडबैक भी दे दिया करें। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं यूपी स्पेशल बैच में। तो यूपी स्पेशल बैच भी आपका प्रारंभ हो गया है 9:30 बजे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।